हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सेन क्लासेस फॉर यू। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ और इसमें सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, वो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज जो सेकेंड वीडियो है, इसमें मैं यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी पॉइंट वाइज होगा उसे मैं कराऊंगी और लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को पढ़ करके समझाऊंगी ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए और अच्छी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दें और उसमें अच्छे मार्क्स से पास हो। सबसे पहले तो आधुनिक राष्ट्रवाद विश्व की राजनीति का प्रतिफल था, ये तो सभी को पता ही है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? कोई भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एक एकता आ जाती है। और राष्ट्रवाद की भावना का सबसे पहले बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल से पहले हो चुका था। जैसे कि आपको पता ही है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में होता है, तो उससे भी राष्ट्रवादी भावना जगा था। 19वीं शताब्दी में और आक्रामक रूप से सामने आया और ये सब सामने आता है और इसका परिणाम भी बहुत आगे कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप जब आगे के कुछ 2-3 पेज बाद पता चलता है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास में फ्रांस की राजक्रांति और नेपोलियन का जो आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिए। नेपोलियन जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। इससे क्या हुआ? इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन का जो नीति था वो फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति जो भी था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में हुआ। और उसके बाद जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जो नेपोलियन के युद्ध और विजय के समय अस्त व्यस्त कर दिया गया था। 1815 में एक वियना सम्मेलन होता है जो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस और प्रशा ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। फ्रांस की क्रांति का देन था गणतंत्र, प्रजातंत्र और उसका विरोध करना, पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ था? यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुआ था। और पता ही होगा वियना का सम्मेलन कब होता है? 1815 में। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। उसके बाद क्या होता है? यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत होता है। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया, जैसे सिसिली हुआ, नेपल के प्रदेश पूर्व वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। लेबांडी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम होता है और परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया जाता है और जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया था तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना की और इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। लेकिन यह व्यवस्था क्या होता है? अस्थायी साबित नहीं हुआ और जल्द ही यूरोप में क्या होता है? राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार होता है जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए।
फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्या होता है, क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया और लुई 18वां जो फ्रांस का राजा बनता है उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया और उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को क्या होता है, सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें 1848 तक फ्रांस में चलते रहे चार्ल्स दशम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए। इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। तो अब आपके पास दूसरा टॉपिक आ जाता है 1830 की क्रांति। तो चार्ल्स दशम एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया और अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और पॉलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। इस कदम उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पॉलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशम ने उस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में क्या होता है, 28 जून 1830 से गृह युद्ध आरंभ हो जाता है और जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेयंस वंश की गद्दी सौंपी गई और इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकार तथा पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी और उसकी नीति उदारवादियों के पक्ष में थी तथा संवैधानिक गणतंत्र के निर्मित रही। अब 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा वो देख लीजिए एक बार। इस प्रकार क्या होता है, जुलाई की क्रांति इस बात का सूचक था कि देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक प्रभुता के सिद्धांत की देन थी। इस क्रांति ने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और क्या होता है, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन या फैल गया। इस प्रकार उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली और जर्मनी का एकीकरण तथा सूडान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए और आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो आज मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद में 1830 की क्रांति में पढ़ा दी और उसके बाद उसका प्रभाव भी क्या पड़ा, कल मैं पढ़ाऊँगी 1848 की क्रांति। तो थैंक यू सो मच गाइज़। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और सब स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।